जैसे अगर अगर सपोज किसी से बोला जाए कि भाई तुमने कोई एक बुक 10 दिन तक पढ़ रखी है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके कि उसको बहुत सारा याद ना हो। लेकिन अगर बोला जाए कि किसी ने एक गाना 10 दिन तक सुन रखा है लगातार लूप में, तो वो गाना पूरा का पूरा गा देता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में अभी हम जा रहे हैं कोटा का जो मेन पीडब्ल्यू का सेंटर है, आर्यभट्ट वाली बिल्डिंग, उसमें। और हम आपको वहाँ चल के पूरे चीज़ें दिखाएंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, क्लासेस दिखाएंगे, क्लासरूम कैसा है, डाउट काउंटर, वहाँ की फैकल्टी, लाइब्रेरी, बच्चों का रिव्यू। और हम वहाँ पे आपसे फैकल्टी से भी बात कराने की कोशिश करेंगे जो वहाँ पे स्टार फैकल्टी हैं। और जो कोटा सेंटर हेड पंकज सर हैं, उनके साथ भी हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें आपकी बहुत से जो डाउट थे वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे क्लियर करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के अभी हम लोग चलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, अब चलते हैं। फाइनली वी आर एट द सेंटर। एंड ये जो कोटा का पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर है, इसका नाम है आर्यभट्ट। एंड जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और यहाँ से ये इसकी एंट्री स्टार्ट होती है, ऑफिस वगैरह। और अब हम पूरा अंदर चलेंगे, पूरा कवर करेंगे सारी चीज़ें, इसका क्लासरूम और यहाँ पे जहाँ पे एडमिशन होता है, जहाँ पे आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे आपको इंटरेक्ट कराने का यहाँ पे बच्चों से भी, और डाउट फैकल्टी से भी, लाइब्रेरी से भी, और क्लासरूम वगैरह सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले चलिए अंदर चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एंट्री गेट। एंड आप यहाँ पे आके अपनी जो भी क्वेरीज है वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स वगैरह सारे आए हुए हैं बात करने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली एंड देयर इज़ द स्क्रीन बोर्ड जहाँ पे जितने टॉपर्स हैं उनकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, जितना उनके मार्क्स हैं वो क्लास वगैरह। और फिर अब हम यहाँ से डायरेक्ट अंदर जाएंगे, और ये इनका काउंसलिंग सेल है जहाँ पर सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम लोग इस साइड जाएंगे तो ये इनका HR डिपार्टमेंट का रूम है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये गर्ल्स काउंसलिंग वगैरह का जो पूरा हेल्प डेस्क है वो है। और ये जो पूरा जगह है यहाँ पे पूरा फ़ीस काउंटर, और यहीं पे पूरी फ़ीस जमा होती है बच्चों की जो एडमिशन लेने आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेफ़्ट साइड में जाएंगे और आपको पूरा चलेंगे ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर अब जो 4th फ्लोर 5th फ्लोर है वहाँ पे पूरी क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं और पूरा क्लास दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली वी आर इनसाइड द बिल्डिंग। और इस साइड से जब जाएंगे तो वो क्लासेस के लिए स्टेयर्स हैं, ठीक है, जहाँ से स्टूडेंट जाते हैं। और इस साइड लिफ्ट भी है जो कि फैकल्टी के लिए प्रोवाइड की गई है ऊपर जाने के लिए। और इस साइड इनका जो बिज़नेस हेड वगैरह जो भी सारा सेल है, डिपार्टमेंट है, वो उस चीज़ें का है, ठीक है। अब हम लोग जब यहाँ से आगे चलेंगे बिल्डिंग के अंदर, क्लासेस ऊपर है, अभी मैं ऊपर भी चल के कवर करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको मंदिर मिल जाता है। और इस साइड ये जो पूरा डेस्क है, ये पूरा डाउट काउंटर का ही डेस्क है, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे आते हैं और अपने पूरे डाउट को क्लियर करते हैं। अभी हम लोग एक स्पेसिफिक डाउट काउंटर में चलेंगे और आपको दिखाते हैं पूरे बच्चे वहाँ पे कैसे अपने डाउट पूछ रहे हैं, फैकल्टी कैसे वहाँ पे सारी चीज़ रिजॉल्व कर रही है, किसी एक से बात भी करेंगे। तो हाँ, चलते हैं। चलते हैं क्लासरूम में और यहाँ की पूरी क्लासरूम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने वो चलती हुई क्लासरूम में नहीं गया क्योंकि वहाँ बच्चे डिस्टर्ब हो सकते थे, तो ये हमने खाली क्लासरूम दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका क्लासरूम कैसा है, ये बैठने का पूरा स्ट्रक्चर, बेंच वगैरह, यहाँ पे पूरे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से पूरे लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। और ये आप स्मार्ट बोर्ड देख सकते हैं जहाँ पे पूरे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और बहुत ही अच्छी ह्यूज कैपेसिटी में यहाँ पे पूरा स्पेस दिया गया है ताकि बच्चों को बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर हाइजीन का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है, प्रॉपर लाइटनिंग भी है यहाँ पे। तो हाँ, ये था पूरा क्लासरूम। और अब चलती क्लासरूम में हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हमने ये आपको पूरा खाली क्लासरूम दिखा दिया, ठीक है। तो आप एक ओवरव्यू यहाँ से ले सकते हैं। ये 5th फ्लोर है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 4 फ्लोर और अलग अलग हैं जो कि पूरे ऐसे ही दिखती हैं, जिनके अंदर पूरे क्लासरूम हैं। ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं पूरा क्लासरूम, कैंटीन, और यहाँ पे लैब, सेल्फ स्टडी रूम और डाउट काउंटर, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और कुछ टीचर भी यहाँ पे हेल्प डेस्क पे बस बैठे होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बच्चे आके यहाँ पे डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। तो हाँ, वो कुछ ये सारा ऐसा ही फ्लोर, सब सारा फ्लोर ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो गाइस ये जो है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की लैबोरेटरी है यहाँ बच्चों के लिए कोटा विद्यापीठ में, जो कि बहुत ही अच्छी है। और यहीं पे बच्चों के जो भी एक्सपेरिमेंट हैं और जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें बतानी होती है क्लासेस में, जैसे वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें यहीं बताई जाती हैं। तो ये है ये है पीडब्ल्यू विद्यापीठ का सेल्फ स्टडी रूम। और ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सेल्फ स्टडी रूम बनाए गए हैं सेपरेट, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, जहाँ पे बच्चे बैठ के सेपरेटली पढ़ाई कर सकते हैं। और अभी मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बट आप एक बार यहाँ के देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे कैसे पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी रूम में, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू है और अभी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए अंदर नहीं जाएंगे। और ऐसा ही गर्ल्स के लिए भी सेपरेट बनाया गया है। तो अब ये देख लीजिए, इनको मतलब प्रॉपर यहाँ पे जो बच्चे अगर डिस्टर्ब होते हैं जैसे हॉस्टल में या जिनका मन नहीं लगता, तो यहाँ पे एक प्रॉपर उनको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ वो पढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइज़ फाइनली अब हम लोग डाउट काउंटर के पास हैं। मेरे पीछे डाउट काउंटर का सेल है पीडब्ल्यू विद्यापीठ का, ठीक है। और हम लोग अंदर से आपको दिखाते हैं कि कैसा पूरा दिखता है।
अब आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, पूरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पूरे टीचर हैं जो पूरे डाउट सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और अब हम लोग किसी को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे टीचर सीरियसली पूरा डाउट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग बस एक बार देख लो, पूरा एक राउंड ले लो यहाँ पे, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं लाइब्रेरी में और आपको यहाँ का पूरा लाइब्रेरी दिखाते हैं, ठीक है। पहुँच चुके हैं लाइब्रेरी के पास और मेरे पीछे ये जो आप पूरा देख रहे हैं डेस्क की लाइब्रेरी का, तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि बच्चे कैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बात कराते हैं इससे, ठीक है। तो दिस इज द लाइब्रेरी ऑफ आर्यभट्ट एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं अपना, ठीक है। और ये पूरी बुक्स वगैरह यहाँ पे पूरे सेल्फ में प्रॉपरली ही रखी हुई हैं और यहाँ पे मैम भी हैं जो पूरा यहाँ पे देखती हैं हर सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टूडेंट से बात करते हैं और रिव्यू देखते हैं यहाँ का लाइब्रेरी का कैसा है। ये तो अपना क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो भैया। हेलो। लाइब्रेरी वगैरह कैसी है यहाँ पे? एवरीथिंग इज़ ऑसम। और क्लास वगैरह? हाँ, वो भी सब कुछ ठीक है, एकदम ओके है सब कुछ। मतलब यहाँ पे क्या प्रोडक्टिव टाइम आपका हो जाता है ना? प्रोडक्टिव टाइप, मतलब लाइब्रेरी के अंदर कहते हैं कि प्रोडक्टिव के लिए भी लोग जाते हैं ताकि शांति अच्छे से पढ़ सकें। हाँ, ये एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत शानदार है। अच्छा, और लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट ओवरऑल एवरीथिंग इज़ आ ओके। रहे हैं उनके लिए? अरे जो आ रहे हैं उनके लिए भी सब कुछ सही है। लाइब्रेरी का टीचर्स सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज़ मस्ट। ओके, मतलब ओवरऑल बेस्ट है। Yeah. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं पूरा पीछे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं पीडब्ल्यू में जो पढ़ रहे हैं, जिनको बहुत टाइम हो गया पढ़ते हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं यहाँ के बारे में और बात करते हैं उनकी क्लासेस कैसे चल रही हैं, ठीक है। हेलो सबको, ठीक है। हेलो भैया। आप इस हेलो क्लास में भैया, अभी मैं क्लास 12 लक्ष्य 8 में हूँ। हैं? अच्छा, आप 11th में। भैया 11 जेई। अच्छा, तो मुझे ये बताइए आप जब से यहाँ पे आए हैं आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब पढ़ाई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब फैकल्टी बढ़िया है, डाउट काउंटर बढ़िया है। अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम रहने वहने में या पढ़ाई में? नहीं प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व हो जाती है तुरंत। और डाउट काउंटर लाइब्रेरी ये सब कैसे हैं यहाँ पे? वो भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। अच्छा, आप क्या जेईई है कि नीट? जेई। आपका? जी, आपका? मेरा नीट। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं मतलब यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आप बताइए। और जो यहाँ आ रहे हैं कोटा में उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए। हाँ, कोटा में आ रहे हैं वो पीडब्ल्यू में आ सकते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। हाँ, और वो जो सारथी वाला चला है वो तो बहुत अच्छा ऐप है। सारथी प्रोग्राम? हाँ, तो उससे तो और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, रात के 2 बजे तक चल रहा है। और डीपीपी मॉड्यूल सारा कैसा है यहाँ पे? हाँ, वो भी बढ़िया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सारा सही है? सही है, सही है। तो ये कुछ हमने यहाँ के स्टूडेंट से बात की और इनका रिव्यू लेने के लिए यहाँ पे ट्राई किया हमने। तो गाइज़ अभी हमारे साथ एक और स्टार फैकल्टी कोटा की जुड़ चुकी है जो कि फिजिक्स की फैकल्टी है, रंजन चौबे सर। तो अब हम इनसे बात करेंगे और जितने भी फिजिक्स की जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों की वो हम यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हाय सर। हेलो। हाय सर, ये हमारे अभिषेक भैया। हाय भैया। तो सर मैं बेसिकली आपसे आज बात करना चाहूँगा, जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई का तो ठीक है, फिजिक्स उनका ठीक होता है बच्चों का, बट जो नीट वाले बच्चे होते हैं वो फिजिक्स से पैनिक करते हैं और कहीं ना कहीं बीच में जाके अपनी प्रिपरेशन को गिव अप कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आता, फिर वो सिर्फ बायो और केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और उससे तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिजिक्स तो चाहिए ही। तो सर उसमें आप इनको बताइए कि कैसे वो फिजिक्स का अप्रोच रखें हैं जिससे इनसे क्वेश्चन बनने लगे और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरे साल, जैसे इनका अच्छे से अच्छे रैंक से सिलेक्शन हो सके। सर तो आप प्लीज़ इनको गाइड कर दो। हेलो बच्चों, तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोग 10th में होते हो और तैयारी करते हो, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जेई लेना है कि नीट लेना है, राइट। फिर कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन बना लेते हो, लेकिन बच्चों जिस दिन आप डिसीजन बनाते हो ना, उस दिन आप अगर नीट ले लोगे तो फिजिक्स वीक हो जाती है और अगर जेई ले लेते हो तो फिजिक्स स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा कैसे हुआ? आप तो वही बच्चे हो ना जो सब साथ में पढ़ रहे थे, 10th तक आप बहुत अच्छा कर रहे थे स्कूल में, तो फिजिक्स सडनली वीक कैसे हो गई? ऐसा होता नहीं है। जिस दिन आप ये बताते हो अपने पीयर्स को, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी ना कि मैं नीट लेना चाहता हूँ, वो सब आपको एक सलाह देना चालू कर देते हैं कि भैया फिजिक्स से बच के चलना, कि फिजिक्स बहुत टफ है और इस पर आप बहुत ध्यान देना वरना ये आपका पूरा नंबर बिगाड़ देगी। तो इतना डरा दिया जाता है बच्चों आपको कि धीरे धीरे करके ना आपके मन में फिजिक्स का डर बैठ जाता है, और डर हम सब जानते हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके स्कोर्स के लिए, राइट। तो फिर वो चीज़ क्या होती है कि जब आप तैयारी करने उतरते हो तो आप डे 1 से उससे रेजिस्टिव एक बिहेवियर के साथ पढ़ते हो फिजिक्स को, तो जितना आप उससे दूर भागोगे उतना आपको वो परेशान करेगी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो बच्चा हमारे पास जेई में भी आता है सर, स्टार्टिंग में फिजिक्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि वो आपको डे 1 पे बनना चालू हो जाए, ऐसा है ही नहीं। भाई आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, आप जब स्टार्ट करते हो फिजिक्स, तो वो सारी चीज़ें बच्चों थ्योरी वाइज बहुत इजी लगती हैं,
बट जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हो ना, वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं, वो नहीं होती हैं, आपके सॉल्व नहीं होती। बट जेई वाले बच्चे के लिए ऑप्शन नहीं है, तो वो करता रहता है, घिसता रहता है, तो उसको ना वो आसान लगने लगती हैं। बट एक बार अब जब आप नीट में आ जाते हो तो आप जल्दी गिव अप कर देते हो, सोचते हो कि यार नहीं बन रहा है, चलो छोड़ो, बायोलॉजी पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन बच्चों में बहुत गलत अप्रोच है। मैं सर एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने लास्ट ईयर एक बच्चा पढ़ाया, उसको नीट का बच्चा था, लेकिन अकेला बच्चा था जो टॉपर था, तो उसको मैंने जेई के टॉपर्स के साथ पढ़ाना चालू कर दिया। सर इस साल अभी 2022 की बात बता रहा हूँ मैं, नीट में वो बच्चा 180 में से 180 लाया फिजिक्स में। अरे गजब। ठीक है, और उस बच्चे ने, उसने क्या है PCMB लिया था, तो उसने सर जेई का पेपर भी दे दिया। तो उसके जेई में फिजिक्स में, जेई के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मेंस में 100 परसेंटाइल आए हैं। तो बताइए, अगर डरते रहेंगे तो फिजिक्स कैसे सीखेंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे ना। तो पहली बात ना, आपको जो भी डराए, फिजिक्स टफ है, कहना टफ है तो क्या हुआ, हम बैठे ही तैयारी करने के लिए हैं। तो हम डे 1 से ही फिजिक्स को ऐसे मान के चलें कि इट विल टेक एफर्ट्स, वो आपसे एफर्ट मांगेगी। बट पता है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि जिस दिन आपको क्लिक हो गया, एक यूरेका मोमेंट आता है सर, कि मतलब क्या होता है कि आप फिजिक्स करते चलो, वो नहीं बन रही है आपको, लेकिन आप उसको छोड़ोगे नहीं ना, तो एक फाइन डे यूरेका मोमेंट आएगा जब आपको रियलाइज होगा यार सब बनने लगा, डॉट कनेक्ट हो जाते हैं सारे। और सर उस दिन के बाद ना आपको फिजिक्स इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। एक बार कंसेप्ट स्टैब्लिश हो गया चमकने लगेगा, तो आपको तो भैया फिजिक्स मार्क्स दिलाएगा बहुत शानदार। और बच्चों, अगर आपने ये क्रैक कर लिया ना, तो नीट तो मतलब आप फोड़ दोगे, है ना। चलिए, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। सो फाइनली हमारे साथ अभी कोटा सेंटर हेड पंकज सर जुड़ चुके हैं और अब हम इनसे पूरी बातें करेंगे। सर ये बेसिक आप मेरे को बताइए, जैसे कि जो बच्चे अभी 2023 नीट टारगेट कर रहे हैं और 2024 वाले हैं, वो पूरे साल क्या अपना अप्रोच रखें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऑर्गेनिक में जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देख के वो पैनिक कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो वो कैसे उन सारी चीज़ों को टैकल करें, पूरे साल अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखें जिससे उनका 180/180 आ जाए, और क्या केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बता दो। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, शॉर्ट नोट्स वाला। और ये मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम नॉर्मल क्लासेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम पूरा लिखते हैं, जी सर। और जब धीमे धीमे सिलेबस बढ़ता है तो कॉपी की कॉपी भरती जाती हैं, तो वो एक बार तो रिवीजन नहीं कर सकते। इकट्ठी 5-6 कॉपी आपके पास हो जाएंगी, और आप तो ये सोचो कि लास्ट का जब 1 मंथ बचेगा उस समय आप क्या कर रहे होगे। ऐसी आपकी केमिस्ट्री की 6 कॉपी होंगी, 7 कॉपी होंगी, ऐसी बायोलॉजी की होंगी, उसमें भी बॉटनी जूलॉजी की होंगी, फिजिक्स की होंगी। तो इतनी कॉपियों से रिवाइज करना ना आसान काम नहीं है। अभी तो अपने को लगता है कि सब लिख लो, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम एक्चुअल में क्या होता है ना, प्रेजेंट के साथ साथ थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है कि आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब हमारा एग्जाम का 1 मंथ बचा होगा, उस टाइम पे हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम क्विक रिवीजन कर पाएँ। इसी के लिए शॉर्ट नोट्स होते हैं, और शॉर्ट नोट्स अपने ही लैंग्वेज में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बच्चों को हमेशा बताता रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स में आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जल्दी समझने के लिए, है ना। आप ब्लॉक डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, आप माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी ना आपको बुकिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती है। जैसे अगर सपोज किसी से बोला जाए कि भाई तुमने कोई एक बुक 10 दिन तक पढ़ रखी है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके कि उसको बहुत सारा याद ना हो। लेकिन अगर बोला जाए कि किसी ने एक गाना 10 दिन तक सुन रखा है लगातार लूप में, तो वो गाना पूरा का पूरा गा देता है, है ना। तो मतलब वही चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो, है ना। शॉर्ट नोट्स को बनाओ, उसको रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। कई बच्चों को फिजिकल पे कॉन्फिडेंस होता है, ऑर्गेनिक पे नहीं होता, क्योंकि तीनों सेगमेंट अलग अलग हैं। आपको तीनों की अप्रोच सेम नहीं रखनी। सेम अप्रोच से ना तो फिजिकल, ना ही ऑर्गेनिक, ना ही इनऑर्गेनिक सॉल्व की जा सकती है। तीनों की एक डिफरेंट अप्रोच है। फिजिकल में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आप फॉर्मूला याद करते हो, उसको अप्लाई करते हो, उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखते हो। ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच चलना पड़ता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग होना, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वगैरह हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उसको पहले से आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तब जाके आप उसको अगले चैप्टर में यूज़ कर पाते हो। तो ऑर्गेनिक में एक अप्रोच होती है कि जिसमें शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक में बहुत ज़रूरी हैं शॉर्ट नोट्स, है ना, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक अपने आप में भी बहुत बड़ा है ना। तो इसलिए ऑर्गेनिक में ज़रूर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं, और मतलब 2 पेज का अगर है, कोई 2 पेज लिखे हुए हैं तो उसको आधे पेज में कन्वर्ट करने की आप टेक्निक डेवलप करें। वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि हमें इतना ज़रूरत है, इतने से सवाल बन जाता है।
अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक में प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन से ही आता है ना। बस उसमें क्या है, एनसीईआरटी में जितनी थ्योरी दी रखी है उसको एक बार रीड कर लें, लेकिन उसकी जो रिएक्शंस वाला पार्ट है वो जरूर करें। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और केमिकल बॉन्डिंग के लिए पीरियड टेबल थोड़ी लगती है, तो पीरियड टेबल भी आप प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनऑर्गेनिक अच्छा कर देंगे आपका। मतलब बेसिक वही है कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक में, अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो। बाकी ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, मेटलर्जी हो गया, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइनें उठ कर आती हैं, डायरेक्ट रिएक्शन उठ के आती है ना। ये अप्रोच होनी चाहिए सर, ध्यान रखो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, बस सबसे बड़ी चीज़ वही है। कंसिस्टेंसी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना भाई। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 ही घंटे पढ़े, तो इसका कोई मतलब नहीं है। डेली बराबर पढ़ो। कंसिस्टेंसी से थोड़ा मोनोटोनस हो जाती है ज़िंदगी, लेकिन आप ये मान के चलो कि वही ज़िंदगी आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। सो थैंक यू सर, आप अपना टाइम देने के लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आई होप अब बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की और जितने आपकी मेन चीज़ें थी वो ज़रूर सॉल्व हो गई होंगी। एंड सर से भी बात करके बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। धन्यवाद। एंड ठीक है फिर, थैंक यू सो मच गाइस। और